हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें हम सेट के सारे जो भी यूनिट्स हैं उसका ओवरव्यू लेंगे। बेसिकली ये रिवीजन पर्पस से वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें बेसिकली अपनी 9 यूनिट्स है जो कि अपने को कवर अप करनी है, जिसमें पहली यूनिट है कम्युनिकेशन, सेकंड है आईपीआर, थर्ड है ह्यूमन रिलेशन, फोर्थ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फिफ्थ है प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सिक्स्थ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नेक्स्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, देन एविएट्स एंड लास्ट में अपनी असेसमेंट एंड इवेल्युएशन वाली यूनिट है। तो सभी यूनिट को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ सुपरफिशियली लेवल पे हर एक टॉपिक को टच करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले ये रिवीजन करने में हेल्प हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन का टॉपिक। कम्युनिकेशन के अंदर अपने को 4-5 बेसिक चीज़ें सीखनी है, जैसे कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देन टाइप्स, देन लेवल्स एंड वेरियर्स, और लास्ट में आता है टेक्निक्स ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, क्या होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बेसिक सा मीनिंग है एक तरीके की ये प्रोसेस है जिसमें हम अपने थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं अनदर पर्सन के साथ। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो भी एक पर्सन है वो कुछ भी अनदर पर्सन को बताना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात अगले तक पहुंचा सकता है। यही इसका बेसिक मीनिंग है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस या फिर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें बेसिकली अपने को ये क्वेश्चन दोनों नाम से आ सकता है, या तो प्रोसेस या एलिमेंट्स। लिखना अपने को एक ही चीज़ है। इसमें सबसे पहला आता है सेंडर। सेंडर क्या होता है, जो भी मैसेज को भेजने वाला होता है वो अपने सेंडर होता है। नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज वो इंफॉर्मेशंस होती है जिसको वो शेयर करना चाहता है, वो थॉट्स, आइडियाज़ जो भी उसके मन में आ रहे हैं वो जो शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है, वो मैसेज है। देन उसके बाद आता है अपने पास चैनल। चैनल वो माध्यम है, वो मीडिया है जिसके थ्रू वो अपने विचार को अगले पर्सन के थ्रू पहुंचा रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट में रिसीवर आता है। रिसीवर वो पर्सन होता है जो भी उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसको डिकोड कर रहा है, समझ रहा है। देन रिसीवर क्या देगा, फीडबैक देगा, तब ये पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो जाएगी। यही अपने को इसमें लिखना है। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की टाइप करूँ तो इसमें अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशंस होते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं, जैसे नॉर्मली जब अपने कम्युनिकेशन के टाइप्स लिखते हैं तो उसमें अपने वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जिसमें अपने बोल के या रिटन वर्क के थ्रू अपने जो भी थॉट्स हैं उनको शेयर करते हैं अनदर पर्सन के साथ। नॉन वर्बल का मतलब है जो भी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर्स है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, आई कॉन्टैक्ट है, उनके थ्रू अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें अपने ड्राइंग, डिज़ाइन, मैप्स, चार्ट्स, यानी कि विजुअली जो चीज़ें हैं उनको देख के कम्युनिकेट करते हैं। देन आता है रिटन कम्युनिकेशन। नॉर्मली जो सिंबल्स, वर्ड्स होते हैं, प्रिंटेड मटेरियल, हैंड रिटन जो भी है उसको अपने रिटन कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल। डिजिटल जैसे अपने मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, सोशल मीडियाज़ का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू भी अपने बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल्स या फिर इसी को आप टाइप्स में भी लिख सकते हो। तो लेवल में सबसे पहला लेवल आता है इंट्रापर्सनल। इसमें क्या है, पर्सन जो कम्युनिकेट करता है खुद ही के साथ। इंट्रा का मतलब खुद के साथ, इंट्रापर्सनल। इसमें वो इंसान जैसे थिंकिंग करते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट आती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम एक अनदर पर्सन या फिर उससे ज़्यादा पर्सनस के बीच में जो भी बात होती है उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इस पे अपना चैप्टर आएगा आईपीआर, जो कि इसी कम्युनिकेशन पे बेस है। नेक्स्ट आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसका बेसिक सा मतलब है जब एक पर्सन बहुत सारे पर्सन से कम्युनिकेट करता है, यानी कि ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, मोर देन 2 पीपल जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको अपने ग्रुप कम्युनिकेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब है जब अपनी बात अपने को बहुत सारी ऑडियंस तक पहुंचानी होती है मास मीडिया के थ्रू। जैसे जब अपने टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट के थ्रू अपना मैसेज अनदर पर्सन्स तक पहुंचाते हैं तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स क्या है, जो अपनी कम्युनिकेशन में क्या डालेंगे, बाधा डालेंगे, उनको अपने बैरियर्स बोल रहे हैं। जो अपनी बात, जैसे मैंने कुछ बोला एज अ सेंडर, अनदर पर्सन जो रिसीव कर रहा है, उसके बीच में जो भी बैरियर्स आएंगे उसको अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बैरियर आता है फिजिकल बैरियर।
फिजिकल बैरियर मतलब जैसे कि मैं जिस एनवायरनमेंट में अपने बातचीत कर रहे हैं, अगर वो एनवायरनमेंट ही सही नहीं है, जैसे कि नॉइज़ ज़्यादा हो रही है, हाइजीन अच्छा नहीं है, लाइटनिंग अच्छी नहीं है, या डिस्टेंस बहुत है पर्सन्स के बीच में, तो ये फिजिकल थिंग्स है जिसकी वजह से अपनी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाती। नेक्स्ट है परसेप्चुअल बैरियर, यानी कि जो अपना परसेप्शन होता है, जो भी पर्सन बातें कर रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है, जो उसका परसेप्शन है, जो उसके बाइसेस है, वो भी उसके मैसेज को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर, जैसे कि कभी बार जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो नर्वस होते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी बात ढंग से बोल नहीं पाते, तो इसको बोलते हैं इमोशनल बैरियर्स। नेक्स्ट है कल्चर बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है, अलग अलग पर्सनस के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, जिससे हमारी जो बात है वो ढंग से नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब है जब हम डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो अनदर पर्सन को कई बार वो बात हमारी समझ नहीं आती। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसमें वास्ट मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज बोली जाती है, तो कई बार हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती, जिसकी वजह से हम जो हमारा कम्युनिकेशन है अनदर पर्सन के साथ वो ढंग से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। जो भी सेंडर और रिसीवर है, अगर उनमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है या फिर बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है एक दूसरे की तरफ, तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ये सब अपने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्निक्स ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ये आता है बार बार। तो इसमें क्या है, जब भी अपने पेशेंट के साथ एज अ नर्स अपने जब पेशेंट को डील कर रहे हैं तो उसके साथ अपने कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स अपने को यूज़ करनी है। तो पहली टेक्निक आती है साइलेंस। जब भी अपने पेशेंट को थेरेपी दे रहे हैं उस टाइम पे अपने को साइलेंस मेंटेन करके रखनी है। साइलेंस से क्या होता है, पेशेंट अपने विचार अपने को अच्छे से बता पाता है, लेकिन अगर अपने बोले जाएंगे तो अनदर पर्सन जो पेशेंट है वो ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो पहली टेक्निक है साइलेंस। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अपने जब भी पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं तो उसको अच्छे से क्लियरली हर एक चीज़ को इन्फॉर्म करवाना है, उसके डिसीजन लेने में उसकी मदद करनी है। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि उस पर्सन के जो भी एक्शंस है, इमोशंस हैं, हमें उनको समझना है, उसके अकॉर्डिंग उससे बात करनी है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जैसे हमारा आई कांटेक्ट, उसके साथ जो हमारी नोडिंग होती है, जो भी हमारी नेक की मूवमेंट है, फेशियल मूवमेंट है, उसको हमें प्रोफेशनल रखना है और उसमें हमें ऐसे दिखाना है कि हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट है वैलिडेशन। जब भी हम अनदर पर्सन से बात करते हैं तो क्लाइंट की फीलिंग को हमें, एक्सपीरियंसेस को हमें अच्छे से समझना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको एक्नॉलेज करना है। नेक्स्ट है समराइजेशन। जो भी उसने मेन बातें हैं, जब अपने पूरी कम्युनिकेशन कर देते हैं, अपनी बात ख़त्म करते हैं, तब वहाँ पे अपने को एक समरी दे देनी चाहिए जिससे कि अनदर पर्सन को समझ आ जाए कि पूरी बातचीत हुई क्या है। नेक्स्ट है क्लैरिफाइंग। अगर प्रोफेशनल जो बंदा है, अगर जैसे अपने एज अ नर्स पेशेंट को कुछ समझा रहे हैं और उस क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आया, तो अपने को क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। अच्छे से थॉट्स को अलग अलग तरीके से अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के पेशेंट से अच्छे से उसकी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। देन एक्टिव लिसनिंग। जब हम उस पेशेंट की बात फुल कंसंट्रेट के साथ समझने के तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, तब अपनी कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है। तो ये अपनी टेक्निक्स ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होगी। तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट यूनिट होती है कंप्लीट। नेक्स्ट है आईपीआर। आईपीआर की अगर मैं बात करूँ तो आईपीआर का बेसिक सा मीनिंग है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारे लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शंस होती है, कम्युनिकेशन होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ, वो हमारा आईपीआर कहलाता है। फिर आता है डायनेमिक्स ऑफ आईपीआर। डायनेमिक्स का मतलब है जो भी हमारे लोगों के साथ, दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ जो भी हमारी इंटरेक्शंस हो रही है, तो वो कुछ बातों पे डिपेंड करती है, जैसे हमारी कम्युनिकेशन कितनी है, वो बंदा हम पे ट्रस्ट करता है, हमें उस पर विश्वास है कि नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बाउंड्रीज़ उनमें कुछ सेटिंग होती है, हर एक जगह की अपनी एक बाउंड्री होती है, हर एक रिलेशंस की, उसमें एम्पैथी, म्यूचुअल सपोर्ट भी होना चाहिए हर रिलेशन में। तो ये हमारे डायनेमिक्स होते हैं। इसके अलावा इसमें 3 टर्म्स आती है, डायड, ट्रायड और ग्रुप। आईपीआर डायनेमिक्स में डायड का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन होती है, तो उसमें नुकसान ये होता है अगर एक बंदा बात नहीं करना चाहता या मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, तो अनदर पर्सन आगे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, रिलेशन लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। ट्रायड में क्या होता है, 3 पर्सन्स का एक ग्रुप होता है जिसमें एक मीडिएटर हो जाता है। वैसे ही ग्रुप की बात करें तो उसमें बहुत सारे मीडिएटर्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन रिलेशन लंबे टाइम तक चलती है। तो ये अपना डायनेमिक्स ऑफ आईपीआर हो गया। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ आईपीआर।
तो जितनी भी हमारी रिलेशंस है लोगों के साथ वही टाइप्स ऑफ आईपीआर है। जैसे हमारी फैमिली के साथ हमारी रिलेशन है तो फैमिली रिलेशन, फ्रेंडशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, एक्विटेंस एंड कैजुअल रिलेशनशिप। एक्विटेंस का मतलब होता है जब हम लोगों को, जैसे हम किसी पर्सन के साथ, जैसे मेरा फ्रेंड है उसने मेरे को अपने फ्रेंड के साथ मिलाया तो वो एक्विटेंस रिलेशंस होती हैं। तो ये अपने टाइप्स ऑफ आईपीआर हो गया। नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ आईपीआर। आईपीआर की बेसिकली 4 या 5 फेजेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अनदर पर्सन से बातचीत करते हैं। एज अ नर्स अगर अपने देखें तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी प्री इंटरेक्शन फेज, जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं। नर्स पेशेंट के साथ मिलती है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करती है, ये यहाँ पे प्री इंटरेक्शन फेज है। फिर आता है ओरिएंटेशन फेज, जिसमें नर्स एक्चुअल में पेशेंट के साथ मीटिंग करती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, अपना रोल बताती है, पेशेंट के साथ अपनी रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करती है और उसकी आइडेंटिफिकेशन जो भी उसकी नीड है उसको समझती है। तो ये ओरिएंटेशन फेज में होता है। नेक्स्ट आता है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में क्या होता है, यहाँ पे अपने एक्चुअल में जो भी केयर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नर्स क्या करती है, पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको, उससे रिलेटेड जो भी उसने गोल बनाया है उसको देना स्टार्ट करेगी, ट्रीटमेंट देना, काउंसलिंग, टीचिंग, सपोर्ट देना स्टार्ट करेगी। देन आएगा इवेल्युएशन फेज, जिसमें नर्स देखेगी जो भी उसने प्लान बनाया है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसके गोल जो भी हैं वो हुए या नहीं, पेशेंट ठीक हुआ या नहीं, ये इवेल्युएट करेगी। लास्ट में आता है टर्मिनेशन फेज, जब अपना सारा काम हो जाएगा, पेशेंट ठीक है, जब उसको अपने को क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, तो उस टाइम पे अपने जो आईपीआर है वो ख़त्म करना पड़ेगा। इसी को टर्मिनेशन फेज बोलते हैं। तो ये अपनी फेजेस ऑफ आईपीआर होगी। नेक्स्ट आता है बैरियर्स ऑफ आईपीआर। बैरियर्स ऑफ आईपीआर, जैसे कि अपने कम्युनिकेशन में जो बैरियर होते हैं, वैसे अगर अपने आईपीआर अच्छे से नहीं बना पाते तो क्या क्या रहता है। पहला आता है मिस कम्युनिकेशन, जब अपने ढंग से अपनी मैसेज को क्लियर नहीं कर पाते, अब अपने कन्फ्यूज़न होती है कोई टॉपिक से रिलेटेड, तब अपना आईपीआर ढंग से नहीं बनता। देन है कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन, अगर अपने अगले पर्सन के साथ कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन और है, अनदर पर्सन की और है, एक दूसरे को नहीं समझ रहे, तब भी आईपीआर नहीं बन पाता। देन है लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर हमारा अनदर पर्सन पे ट्रस्ट ही नहीं है तो आईपीआर कहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ सेंटर्डनेस, अगर कोई पर्सन खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचता है, पर्सनल लीड को ज़्यादा सोचता है, जिससे वो रिलेशन बनाना चाहता है उसके बारे में नहीं सोच रहा, तो भी आईपीआर में वो बैरियर बनता है। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस, अगर हम अनदर पर्सन जो जिसके साथ रिलेशन बना रहे हैं अगर वो अनदर कल्चर का है तो भी कल्चरल बैकग्राउंड के डिफरेंसेस की वजह से भी बैरियर आते हैं आईपीआर बनाने में। नेक्स्ट है इमोशनल बैगेज, हर एक पर्सन का अपना एक पास्ट होता है, उसने अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से भी कई जब पर्सन है नया रिलेशन नहीं बना पाते। नेक्स्ट है जो ये बैरियर्स आते हैं उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो अपने कम्युनिकेशन को ओपन रख के, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के अपनी कम्युनिकेशन बढ़िया करेंगे तो उससे अपना आईपीआर अच्छा होगा। नेक्स्ट है एम्पैथी, अनदर पर्सन की जो फीलिंग्स है, जो भी पर्सपेक्टिव है उसको भी रिस्पेक्ट की जाए तो उससे हमारा आईपीआर अच्छा होता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो उसको जितना जल्दी हो सके रिजोल्व करेंगे तो उससे हमारा आईपीआर अच्छा बनेगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट जो होता है वो एकदम नहीं बनता, धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप होता है, उसके बाद हमारी रिलेशंस अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है रिसेप्टिंग डिफरेंसेस, हमें एक दूसरे के जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के कल्चरल बैकग्राउंड को भी रिस्पेक्ट करना है, तब जाके हमारा आईपीआर अच्छा बनेगा। नेक्स्ट है अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ केसेस में क्या होता है हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, तो उससे भी हम अपनी रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसका आईपीआर का, वो है जोहरी विंडो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जोहरी विंडो में बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं, अपने को पेपर में 4 चीज़ें लिखनी है इसमें। एक तो ओपन एरिया, एक हिडन एरिया, हिडन एरिया, और एक आता है अपना ब्लाइंड एरिया, और एक लास्ट में आता है अननोन एरिया। तो ये 4 एरियाज के अंदर अपने को जोहरी विंडो को लिखना है। ओपन एरिया का मतलब क्या होता है, ये वो एरिया है जो अपने को खुद को भी पता है, नॉन टू सेल्फ है, और अनदर पर्सन जो अपने चारों तरफ है वो भी अपने बारे में वो बात जानते हैं, तो वो ओपन एरिया हुआ जो सभी के लिए ओपन है। नेक्स्ट आता है ब्लाइंड एरिया। ब्लाइंड एरिया वो एरिया होता है जिसमें पर्सन खुद नहीं जानता अपने बारे में वो चीज़ें, लेकिन अनदर पर्सन जो उसके आसपास है वो लोग उसको बताते हैं, तो वो ब्लाइंड एरिया हो गया उस पर्सन के लिए। नेक्स्ट है हिडन एरिया। हिडन एक एरिया ऐसा होता है जिसमें इंसान अपनी कुछ फीलिंग, इमोशंस जो होता है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करता। ये जरूरी नहीं है पर्सनली कुछ होता है, कई बार हमारा वर्क लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशंस होती है जिसको हम नहीं शेयर कर पाते,
तो ये अपना हिडन एरिया होता है। लास्ट में आता है अननोन एरिया। ये वो एरिया है जिसमें पर्सन को खुद भी नहीं पता एंड जो उसके आसपास के पर्सन्स है उनको भी नहीं पता होता, ये हिडन एरिया होता है। तो अपने को इन चारों एरियाज़ की बात करनी है। ये जो सबसे पहले जोहरी विंडो थी वो जोसेफ लुफ्ट और हैरी, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लगभग 1950s के अराउंड इसके बारे में अपने को बताया था। ये बेसिकली जो जोहरी विंडो है वो अपने को खुद के बारे में समझने में अपनी हेल्प करती है, जिससे अपना आईपीआर अच्छा हो सकता है। थर्ड यूनिट आती है अपनी ह्यूमन रिलेशन। तो ह्यूमन रिलेशंस क्या होती है? ह्यूमन रिलेशन का बेसिक सा मतलब है वे पीपल फ्रॉम रिलेशंस, यानी कि जो लोग हैं उनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, रहने का तरीका क्या है, कैसे वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, कैसे कनेक्शंस बनते हैं पर्सनल लाइफ में, वर्क लाइफ में, सोसाइटी में, इसी को अपने ह्यूमन रिलेशंस बोलते हैं। तो ये मीनिंग हो गया। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद को समझना है, यहाँ पे खुद की पर्सनैलिटी को जानना है, इमोशंस को जानना है, बिहेवियर्स, मोटिवेशंस। जब हम खुद के बारे में अवेयर होते हैं तब हम लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। इसमें बेसिकली अपने को टूल जो आता है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, इसमें भी अपने को जोहरी विंडो ही लिखना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग सेल्फ हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो इनिशिएट करवाती है, गाइड करती है अपने को गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करने के लिए। इसी एक बायोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल फोर्स है अपने अंदर जो कि अपना बिहेवियर करवाता है। इसमें बेसिकली आपको मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड लिखना है, जिसमें पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड या बेसिक नीड, जिसमें फूड, वाटर, रेस्ट ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड। जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है तब वो जाता है सेफ्टी की नीड पे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। जब वो नीड पूरी हो जाती है तब इंसान आगे जाता है फैमिली पे, इंटीमेट रिलेशन, फ्रेंड्स, बिलोंगिंगनेस, लव, इन सब पे जाता है। जब ये भी उसकी नीड पूरी हो जाती है तब वो आगे बढ़ता है, मोटिवेट होता है, समाज में कोई भी मेरी रिस्पेक्ट हो, उसके एकदम उसने लगा हो कि कुछ मैंने किया है, स्टेटस हो, इसके लिए वो काम करता है। जब ये सब कुछ कर लेता है वो, तो उसका लास्ट मोटिवेशन होता है खुद को जानना कि खुद का फुल पोटेंशियल क्या है, वो क्या कर सकता है, ये सब कुछ जानना लास्ट मोटिवेशन बचता है। तो ये मोटिवेशन का टॉपिक है। नेक्स्ट है ग्रुप डायनेमिक्स। ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में। तो इसमें क्या लिखना है अपने को? जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप डायनेमिक्स का बेसिक सा मतलब है जो ग्रुप है, मतलब 2 और मोर पर्सन्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ग्रुप में इंट्रैक्शंस होती हैं, जैसे वो रह रहे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं, जैसे इनका लीडर कह रहा है, तो वो सब चीज़ें ग्रुप डायनेमिक्स में आती है। ग्रुप डायनेमिक के अंदर बेसिकली क्या होता है? जब भी ग्रुप डेवलप करता है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज आती है ग्रुप फॉर्मिंग स्टेज। ये सबसे पहली स्टेज है जिसमें ग्रुप के मेंबर एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अपना कोई ग्रुप का पर्पस बनाते हैं, गोल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रुप फॉर्मिंग स्टेज। उसके बाद आता है स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है? यहाँ पे जब पर्सन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज होते हैं एक दूसरे मेंबर्स के लिए कि मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। कई बार ओपिनियन नहीं मानते, प्रेफरेंसेस, ये चीज़ सही है, हर एक पर्सन में अपने कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको क्या सही लगता है। तब इस फेज़ में बेसिकली नेगोशिएट किया जाता है, एक दूसरे में रिलेशन अच्छी बनाई जाती है। तो ये स्टॉर्मिंग फेज़ होती है। नेक्स्ट आता है नॉर्मिंग फेज़। नॉर्मिंग फेज़ में एक्चुअल में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होता है, यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशंस बनते हैं, नॉर्म्स बनते हैं, फिर मेंबर एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं। नेक्स्ट आता है परफॉर्मिंग स्टेज। ये ग्रुप की सबसे हाईली फंक्शनल और क्लियर गोल होता है, हर एक पर्सन को अपना रोल दे दिया जाता है, इसमें वो क्लियर कम्युनिकेशन होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छी हो जाती है और प्रोडक्टिविटी पीक लेवल पे होती है जब इस लेवल पे ग्रुप पहुंच जाता है। लास्ट में आता है एडजर्निंग या फिर मॉर्निंग फेज। इसमें क्या होता है? इस स्टेज के अंदर जो ग्रुप होता है उसका पर्पस पूरा हो चुका होता है, जो भी उसका काम जिस पर्पस के लिए ग्रुप बनाया गया था वो पूरा हो जाता है, तब इस ग्रुप को क्या किया जाता है? गुड बाय कर दिया जाता है। लास्ट में इसमें अंदर आता है कि अगर अपना ग्रुप बनाया है तो ग्रुप में अच्छी फंक्शनिंग अपने कैसे करवा सकते हैं। तो अपना सबसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन रखो, एस्टैब्लिश रोल, हर एक ग्रुप के मेंबर को पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है। देन एक दूसरे में ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे तो ग्रुप लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। देन जो भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं उनको भी हाथों हाथ रिजोल्व करना जरूरी है, लंबे टाइम तक पेंडिंग रखने से वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन है फीडबैक। जब भी कोई ग्रुप में एक्शन लिया जाता है, कोई भी काम होता है, तो उसका फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इफेक्टिव लीडरशिप, लीडर भी एक अच्छा होना चाहिए जिससे ग्रुप चलेगा। तो ये अपना ग्रुप डायनेमिक्स का टॉपिक हो गया। लास्ट टॉपिक आता है टीम वर्क।
टीम वर्क की बात करें तो एक जो टीम है जो आपस में वर्क कर रही है उसको अपने टीम वर्क बोलते हैं। इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो टीम वर्क का बेसिकली कॉमन गोल होता है, क्लियर रोल्स होते हैं उनके, इफेक्टिव उनकी कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है, कोलेब्रेशन से काम करते हैं। तो यही एलिमेंट्स है टीम के। अगर अपने को एक अच्छी टीम बनानी है तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो सबसे पहले जितने भी पर्सन हैं उनको एक अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, उनका गोल सेम होगा तभी तो टीम अच्छी बनेगी। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी, हमें अपनी टीम में अलग अलग पर्सनस को लेना है, ऐसे नहीं है सारे एक जैसे ही बैकग्राउंड के हैं, थोड़ा उनके अंदर स्किल्स बैकग्राउंड अलग अलग होगा, अलग अलग सोचने वाले होंगे, तब जाके अपनी टीम अच्छी बनेगी। नेक्स्ट है एक स्ट्रॉन्ग लीडर रखना है जो कि उस टीम को डायरेक्शन दे पाए, सपोर्ट दे पाए, मोटिवेशन दे पाए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, जितने भी मेंबर्स ने जो जो काम किया है, जो जो उनका आउटकम आया है वो भी रिकॉर्ड अपने को रखेंगे, तभी एक सक्सेसफुल टीम बन पाएगी। देन है ग्रुप में धीरे धीरे कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करनी बहुत ज़रूरी है, लोगों को इम्प्रूव करना, मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लंबे टाइम तक टीम डेवलप होती है। अब आते हैं टीम वर्क के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो अगर कोई इंसान टीम वर्क करता है तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एक पर्सन काम करेगा, एक उसकी टीम काम करेगी, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है। नेक्स्ट आता है इन्हांस क्रिएटिविटी, टीम वर्क करने से क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है एक इंसान की। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड मोरल, जो भी उसका सेंस होता है ना बिलोंगिंगनेस का, वो भी बढ़ता है। इसके अलावा जब साथ में लोग काम करते हैं तो उसका आउटकम बहुत ही अच्छा निकल के आता है। इसके अलावा इंसान में स्किल की डेवलपमेंट भी होती है, वो बहुत चीज़ें सीखता है एक दूसरे से, हमें कोई चीज़ नहीं आती है अनदर पर्सन को आती है तो हम उससे वो चीज़ सीख लेते हैं, तो ये टीम की एडवांटेज होगी। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है कि अलग अलग पर्सन है तो अलग अलग ओपिनियंस होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से राइज हो सकता है। दूसरा होता है कई लोग फ्री राइडर्स होते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरे पे सारा काम हो, वो अपना फ्री से करना चाहते हैं ग्रुप में होने के बाद भी। और इसके अलावा कई लोग डिपेंड हो जाते हैं कि ये पर्सन काम करेगा तब मैं काम करूँगा, तो वो डिपेंड हो जाते हैं, उससे भी ग्रुप लंबे टाइम तक फिर नहीं हो पाता टीम वर्क, तो ये इसकी डिसएडवांटेज होगी। तो अपनी 3 यूनिट अब तक कंप्लीट हो चुकी है, कम्युनिकेशन, आईपीआर, ह्यूमन रिलेशन। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अनदर पर्सन को सपोर्ट दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं, ताकि उस इंडिविजुअल की हेल्प हो पाए, जिसमें अपने उसके पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग जो भी है उसकी, उसमें अच्छे से उसके गोल को अचीव करने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली बहुत सारी टेक्निक्स आती है, जिसमें असेसमेंट, गाइडेंस सेशंस होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिसमें क्लाइंट की पर्टिकुलर नीड को समझ के उसकी हेल्प की जाती है। तो ये अपना गाइडेंस एंड काउंसलिंग की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों सेम है या दोनों में कुछ अंतर भी है, तो पहले वो देखते हैं। तो गाइडेंस को अगर मैं देखूँ तो गाइडेंस एक वाइडर प्रोसेस है, यानी कि गाइडेंस एक छोटी सी चीज़ नहीं है, नैरो। गाइडेंस क्या है, एक वाइडर चीज़ है, जबकि काउंसलिंग एक नैरो चीज़ है, छोटी टर्म है। गाइडेंस एक बहुत बड़े तरीके से होती है और काउंसलिंग एक नैरो है। नेक्स्ट है गाइडेंस एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, जबकि काउंसलिंग उसका ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है इट हैज़ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप, यानी कि गाइडेंस जो होती है अपने एक बंदे को भी दे सकते हैं, ग्रुप्स को भी दे सकते हैं, जबकि काउंसलिंग जनरली अपने एट अ टाइम सिंगल पर्सन को ही देते हैं। ग्रुप को काउंसलिंग देंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लंबा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसके अलावा इट कैन बी कंसर्न विद द एजुकेशनल, वोकेशनल, अदर प्रॉब्लम, यानी कि लाइफ की जितनी भी सिचुएशंस है उसमें मोस्टली गाइडेंस चल जाती है। जबकि काउंसलिंग में क्या होता है, अपने को पहले अपना रोल डिफाइन करना होता है कि मैं इस चीज़ से रिलेटेड काउंसलिंग दूंगा, तो उसमें क्या होता है पर्सन को पहले से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है काउंसलर को, तो पर्टिकुलर उसी फील्ड में काउंसलिंग दे सकता है। जबकि कोई भी पर्सन है उसने किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस लिया है या नॉलेज है उसको, तो वो गाइडेंस दे सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। नेक्स्ट आता है स्कोप। स्कोप या फिर अगर मैं टाइप्स की बात करूँ इनकी तो वो सेम ही है। जैसे एजुकेशनल गाइडेंस होती है, एजुकेशनल काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग है, पर्सनल सोशल डेवलपमेंट में आता है, साइको सोशल है, बिहेवियरल इंटरवेंशंस होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, कम्युनिटी, इसके अलावा जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, तो यहाँ सब में अपने काउंसलिंग दे सकते हैं। तो ये सबके इसके टाइप हो गए, जैसे एजुकेशनल, करियर, पर्सनल, साइको सोशल, ग्रुप, फैमिली, मैरिज काउंसलिंग, स्कूल काउंसलिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सब काउंसलिंग और गाइडेंस में आते हैं। नेक्स्ट है जो भी हमारी अप्रोचेस होती है, जब हम काउंसलिंग देते हैं पर्सन को तो हमारी क्या अप्रोचेस होती है। बेसिकली इसमें 3 अप्रोचेस होती है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव। डायरेक्टिव अप्रोच का मतलब है जब
जो गाइडेंस है वो मेनली काउंसलर के द्वारा दी जाती है, जिसमें काउंसली जो होता है, जो पर्सन क्लाइंट आया है उसकी सिर्फ प्रॉब्लम सुनी जाती है और उसके बाद सारा जो भी काम किया जाता है वो काउंसलर के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा नॉन डायरेक्टिव अप्रोच में क्या है कि यहाँ पे बेसिकली जो क्लाइंट होता है वो मेन आगे जो भी सेशन होता है उसको आगे बढ़ाता है। क्लाइंट जैसे अपने बातों को बताना चाहता है वो धीरे धीरे एक्सप्लेन करता है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि क्लाइंट तो कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पे मेन फोकस जो होता है वो ज़्यादातर क्लाइंट पे रहता है। नेक्स्ट है इलेक्टिव अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है, दोनों को ही म्यूचुअल रोल्स रहते हैं, यानी कि क्लाइंट का भी उतना ही रोल रहता है जितना काउंसलर का रहता है, तो दोनों साथ में मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसको इलेक्टिव अप्रोच बोलते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ काउंसलिंग अप्रोच। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेशेंट के साथ आईपीआर बनाते हैं अपना। अच्छा, जब भी अपने पास पेशेंट आता है तो उसके साथ थोड़ा गुड रैपर्ट बनाते हैं, अपनी आईपीआर बनाते हैं। फिर अपने उसकी असेसमेंट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं कि उसको एक्चुअल में काउंसलिंग देने की ज़रूरत है भी या नहीं। फिर उसके बाद हम उसके लिए गोल सेटिंग करते हैं, देन उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, जो भी आज से पहले उससे रिलेटेड सॉल्यूशन है वो देखते हैं। फिर उसको इंटरवेंशन करवाते हैं, एक्शन में लाते हैं चीज़ को। फिर देखते हैं क्या पेशेंट कोपिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, क्या स्किल बिल्ड कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। फिर जब अपने को लगता है कि क्लाइंट ठीक हो गया है तब इस टर्मिनेशन कर देते हैं काउंसलिंग सेशंस को, और कई बार अगर ज़रूरत हो मेंटेनेंस की या फिर फॉलोअप के लिए उसको बुला लेते हैं। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है अपने पास क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन में बेसिकली क्या होता है, जो अगर किसी पर क्राइसिस का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। क्राइसिस जो है वो एक ऐसी टर्म है जिसमें क्या होता है, जब भी इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी थॉटफुल सिचुएशंस आ जाती है जिसमें इंसान को पता नहीं होता कि क्या करना है, उस कंडीशंस उस सिचुएशंस को लाइफ में क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं। अब अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्राइसिस की एट अ इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल के लेवल पे क्राइसिस के दो चार टाइप हो सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल क्राइसिस। डेवलपमेंटल क्राइसिस क्या होता है, जैसे इंसान का डेवलपमेंट होना चाहिए, एडोसेंट, मैरिज, रिटायरमेंट, उस एज में नहीं हो पाता कई बार, तो उसको डेवलपमेंटल क्राइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल क्राइसिस। जैसे पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो जाते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे उसका लव वन लॉस हो जाता है, जॉब लॉस हो जाती है, या फिर नेचुरल डिजास्टर, भूकंप वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से पर्सन क्राइसिस में चला जाता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जिसमें क्या होता है, पर्सन को खुद का पर्पस, मीनिंग, उसको मेरे अपनी एग्जिस्टेंस का पता नहीं होता, वो फिलोसफिकल बातों में खो जाता है, तो वो पर्सन भी क्राइसिस में चला जाता है। इसके अलावा साइको सोशल क्राइसिस होती है, जिसके अंदर लोगों के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट लंबे टाइम तक बना हुआ है, स्ट्रेसर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में क्राइसिस आता है। देन आता है क्राइसिस रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जब भी किसी की लाइफ में क्राइसिस आता है एक बंदे की, तो वो कैसे उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। तो बेसिकली इसकी 3 फेजेस होती हैं। जैसे किसी की लाइफ में क्राइसिस आता है, फर्स्ट फेज में क्या होता है, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है इंसान की, तो फिर वो क्या करता है, कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करता है। अगर वो कोपिंग मैकेनिज्म उसको क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाता, तब उसकी एंग्जाइटी और बढ़ती है, क्योंकि जब कोपिंग मैकेनिज्म ही काम नहीं करेगा तो एंग्जाइटी और बढ़ेगी। देन पेशेंट आ जाएगा सेकंड स्टेज में, जिसमें वो नए नए कोपिंग मैकेनिज्म को और ट्राई करेगा, वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको रीडिफाइन करेगा, उसका नया नया सोल्यूशन निकालेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें भी वो पर्सन फेल हो जाता है। तब आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में बहुत ही ज़्यादा पेशेंट पैनिक में होगा, एंग्जाइटी का लेवल बहुत ही ज़्यादा पीक पे होगा। तब पर्सन क्या करता है, फिर उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन पैदा हो जाती है। पर्सन फिर क्या होता है, ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाता है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, थका रहता है, नींद नहीं आती उसको, कंसंट्रेशन नहीं बनती, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, भूख नहीं लगती, बॉबल मूवमेंट खराब हो जाती है, डिप्रेशन में पेशेंट जाने लग जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है पेशेंट की, होपलेसनेस उसको हो जाती है, सर दर्द रहता है। तो ये सब चीज़ें अपने को इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करता है किसी भी क्राइसिस के लिए। नेक्स्ट है अपने उसको मैनेज कैसे करते हैं। अगर कोई पेशेंट अपने पास आता है क्राइसिस का, तो ऐसे पेशेंट को ठीक कैसे किया जाता है। तो इसके लिए अपने बेसिकली असेसमेंट करते हैं पेशेंट की। सबसे पहले तो समझते हैं कि पेशेंट उसकी नीड क्या है, अभी उसको क्या ज़रूरत है। देन उसकी प्लानिंग करते हैं। देन उसको इमोशनल सपोर्ट देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अच्छे से सुनेंगे, वैलिडेट करेंगे, उसको रीअश्योरेंस करेंगे कि हम आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। उसको लगना चाहिए सपोर्टेड फीलिंग करेगा, तभी वो अपने मैनेजमेंट करेगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी करेंगे, उसको सॉल्यूशन बताएंगे। अगर अपने से नहीं हो पाता तो अपने उसको रेफ़र करेंगे। नेक्स्ट है क्राइसिस इंटरवेंशन मेथड। तो बेसिकली 3 लेवल पे अपने क्राइसिस के इंटरवेंशंस करते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल।
प्राइमरी लेवल में पहले तो क्राइसिस को समझा जाता है, फिर क्राइसिस की डेफिनेशन दी जाती है, फिर उसको प्रॉब्लम को असेस किया जाता है, देन प्रमोट एंड सपोर्ट कोपिंग मैकेनिज्म। तो ये होता है प्राइमरी लेवल पे कि ऊपर ऊपर तरीके से अपने पेशेंट को क्राइसिस इंटरवेंशन दे दी। सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है, जो भी क्लिनिक्स होते हैं, जो भी काउंसलिंग होती है, उसको बार बार यूज़ किया जाता है, तो वो सेकेंडरी लेवल होता है। टर्सरी लेवल पे क्या होता है, पर्सन को अपने को सेल्फ हेल्प ग्रुप में डालना पड़ता है, रिहेबिलिटेशन सर्विस देनी पड़ती है। तो ये टर्सरी लेवल पे अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, क्राइसिस के इंटरवेंशंस देते हैं। तो ये अपना क्राइसिस इंटरवेंशन हो गया। यहाँ पे अपना गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो यूनिट है वो